मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। वर्तमान में हम लोक उद्यमों पर चर्चा कर रहे हैं और पहले इसी विषय पर 3 वीडियोस में अर्थात लोक उद्यम क्या है, लोक उद्यम के कौन कौन से प्रकार हैं, मुख्यतः हमने 3 प्रकारों की चर्चा की है। विभागीय संगठन, निगम और कंपनी प्रारूप। और इन तीनों में से पब्लिक कॉरपोरेशन और पब्लिक कंपनी पर हम वीडियो देख चुके हैं। वर्तमान वीडियो डिपार्टमेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस या विभागीय संगठन पर है। लोक उद्यम यदि विभागीय प्रारूप में स्थापित किए जाते हैं तो उनकी हमें क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ विभागीय संगठन से तात्पर्य सरकार के उन संगठनों से है जो व्यापारिक या व्यावसायिक उद्यम के रूप में कार्य करते हैं तथा जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि वे किसी मंत्रालय या विभाग के ही भाग के रूप में कार्य करते हैं। भारत में लोक उपक्रमों की विभागीय संगठन व्यवस्था सबसे पुरानी है। ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित सिक्योरिटी प्रेस, हथियार निर्माण फैक्ट्री, डाक तार, रेडियो स्टेशन, बंदरगाह इत्यादि विभागीय संगठन थे। वर्तमान में अनेक विभागीय संगठन हैं जिनके की एग्जाम्पल इस स्लाइड में दे रखे हैं। 1954 में रंगून में आयोजित सेमिनार की रिपोर्ट के अनुसार विभागीय संगठन में जो लोक उपक्रम स्थापित किए जाते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। आइए देखते हैं वो विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला, इस प्रकार के उद्यम के वित्त का प्रबंध सरकार के राजकोष से किया जाता है जो प्रतिवर्ष स्वीकृत बजट अनुमानों पर निर्भर करता है। दूसरा, सरकार के अन्य कार्यालयों और संगठनों की भांति इनमें लेखांकन, लेखा परीक्षण तथा नियंत्रण के नियम लागू होते हैं। क्यों? क्योंकि यह सरकार के विभागीय संगठन है, अतः सरकार के ही नियंत्रण के जो नियम हैं इनके ऑडिट और अकाउंटिंग पर लागू होते हैं। इन उद्यमों के कार्मिक लोक सेवक होते हैं तथा उन पर लोक सेवा शर्तें प्रभावी होती हैं। सरकार की अनुमति के बिना इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यदि हम इनके गुणों को देखते हैं, अर्थात यदि हमने किसी लोक उद्यम को विभागीय संगठन के तहत स्थापित किया है तो उसमें क्या गुण होंगे। इन पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है। बेसिकली ये जनता के कल्याण के लिए स्थापित किए जाते हैं, अतः इन पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है और जहां सरकार का कठोर नियंत्रण होगा वहां जवाबदेहिता भी सुनिश्चित होगी। ये संगठन सरकार के किसी मंत्रालय के संगठनात्मक ढांचे का भाग होते हैं, अतः स्पष्टतः पद सोपान व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात जहां लोक सेवक होंगे, जहां नौकरशाही होगी, वहां सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होगी जिसमें उच्च अधिकारी आदेश देता है और अधीनस्थ अधिकारी उन आदेशों का पालन करता है। इनके आय व्यय का हिसाब व नियंत्रण सरलता से किया जा सकता है। सरकारी धन का दुरुपयोग रोका जा सकता है। देश की सुरक्षा तथा लोक महत्व के कार्य यदि इस प्रारूप में रखे जाएं तो सरकार के लिए और जनता के लिए अत्यंत हितकारी है। समन्वय तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सहज होती है। कुछ गुण हैं इनमें तो कुछ दोष भी पाए जाते हैं। इन उपक्रमों में कार्यरत कार्मिक सामान्य प्रशासनिक तंत्र के लोक सेवक ही होते हैं, अतः पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा अन्य कार्मिक गतिविधियां शीघ्रता से संपादित नहीं हो पाती हैं। वित्तीय नियंत्रण की कठोरता के कारण स्वीकृतियां देरी से मिलती हैं और देरी से मिलने के कारण तात्कालिक महत्व के जो निर्णय हैं, जो कार्य है, वो संपादित होने में देरी हो जाती है। इनको प्राप्त आमदनी राजकोष में जमा करनी होती है, जिसे विशेष अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता। लेखांकन एवं अंकेक्षण की पद्धतियां जटिल होने के कारण कार्यकुशलता प्रभावित होती है। और कुछ कमियां इस स्लाइड में दी हुई हैं।
यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार जनता के कल्याण के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए जो लोक उद्यम स्थापित करती है वे हमेशा विभागीय स्वरूप में ही स्थापित किए जाते हैं, और जहां थोड़ी लाभ की संभावना है उन्हें निगम या कंपनी प्रारूप में स्थापित किया जाता है। यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें तीनों का कंपैरिजन किया गया है कि यदि किसी पब्लिक एंटरप्राइजेस को हम डिपार्टमेंट फॉर्म में या कॉरपोरेशन फॉर्म में या कंपनी फॉर्म में हम क्रिएट करते हैं तो उनका कंपैरेटिव जो एनालिसिस है या उनकी कंपैरेटिव फॉर्मेशन है या उनकी कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो किस प्रकार की होंगी। यदि हम स्थापना को देखें तो यदि कोई लोक उद्यम विभागीय प्रारूप में है तो सरकारी तंत्र के एक भाग के रूप में कार्य करेगा, वहीं निगम व्यवस्थापिका द्वारा पारित पृथक कानून के तहत कार्य करेगा और कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करेगी। यदि हम उद्देश्यों को देखें तो विभागीय संगठन लोक दायित्व की सामाजिक सेवाएं संपादित करते हैं, वहीं निगम कुछ महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करते हैं और सरकारी जो कंपनियां हैं वो उत्पादन और निर्माण से संबंधित कार्य को देखती हैं। यदि हम नियंत्रण की बात करें तो जैसा कि मैं पहले चर्चा कर चुकी हूँ, यदि विभागीय प्रारूप है तो वहां नियंत्रण बहुत अधिक होगा। निगम स्वरूप में कुछ स्वायत्तता पाई जाएगी, अर्थात डे टू डे मैटर्स में उन्हें कुछ फ्रीडम होगी, जबकि पॉलिसी मैटर्स में उन्हें नहीं होगी। जबकि कंपनी प्रारूप में पॉलिसी मैटर्स एंड डे टू डे मैटर्स में निगम से अधिक स्वायत्तता पाई जाएगी। वित्तीय व्यवस्था को यदि हम देखें तो विभागीय स्वरूप में सरकार के बजट एवं राजकोष से वित्तीय व्यवस्था की जाती है। निगम में सरकारी पूंजी हो सकती है और कंपनी में सरकारी या निजी दोनों क्षेत्रों का सहयोग होता है। यदि हम स्वामित्व हस्तांतरण की बात करें तो विभागीय स्वरूप में प्राय नहीं होता है, लोक निगम में मुश्किल से हो पाता है और कंपनी में बहुत आसानी से हो जाता है। लोक संपर्क की यदि हम बात करते हैं, ऑल्दो इसमें मेंशन नहीं है फिर भी मैं बात करना चाहूंगी, तो लोक संपर्क विभागीय संगठन में कम, निगम में उससे ज्यादा और कंपनी प्रारूप में और अधिक पाया जाएगा। यदि संगठन की बात करें तो संगठन का जो आकार है विभागीय में बड़ा, लोक निगम में उससे छोटा और कंपनी प्रारूप में और उससे कम होगा। इस विषय पर पब्लिक एंटरप्राइजेस पर 4 वीडियो बनाए गए हैं। आप 4 वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और आप फुल फ्लेश्ड इंफॉर्मेशन पाएंगे। अगले वीडियोस में हम कुछ अन्य विषयों पर बातचीत करेंगे। तब तक आप लोक उद्यमों पर अपनी विस्तृत जानकारी हासिल करिएगा।